क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब यूपीए की सरकार के दौरान दिल्ली की सड़कों पर काले बैच और काले गुब्बारे छोड़ते थे, क्या वो सुरक्षा में चूक उनकी मानी जाए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आज मंत्री बने हुए बैठे हैं, जब वो खुलेआम यहाँ पे काले बैच और काले गुब्बारे लेके दिल्ली में बैठते थे, जहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश की पूरी कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, देश की पूरी एग्जीक्यूटिव जब दिल्ली में ऐसा हो रही, तो क्या वो उस समय वो सुरक्षा में चूक था? देखिए, समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आप सवाल पूछो और उनके पॉलिसीज़ का विरोध करो तो वो इस चीज़ को डाइवर्ट करते हैं। कभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे डाइवर्ट करते हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में 0.00001% भी चूक नहीं होनी चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की, शतायु की पूरी कामना करते हैं। पर क्या किसी लोकतंत्र में विरोध करना किसी व्यक्ति की जान पर खतरा होता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो महाअघाड़ी सरकार थी उसमें रहते हुए सावरकर की प्रशंसा वो नहीं कर सके और हिंदुत्व, विकास और सावरकर जैसे जो बात है वो उनके विचारधारा का हिस्सा है सरकार के एजेंडे में। 2.5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहने के बाद उनको आज नया एजेंडा याद आया है। और मैं शिंदे साहब को कहूँगा, आपने विश्वास मत नहीं जीता, आपने लोकतंत्र के मत की हत्या की है। ये विश्वास मत की जीत नहीं है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या है, जो करके आप आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हो। लोगों ने आपको किस लिए वोट दिया, आपकी पार्टी ने किस एजेंडा पे काम किया, आपने 2.5 साल तक किस एजेंडा पर सत्ता की मलाई खाई, और आज आप दूसरे सवाल पूछ रहे हो। ये विश्वास मत हासिल नहीं किया आपने लोकतंत्र की हत्या करी है। नहीं, ये इसको बताना चाहिए सरकार को कि पुलवामा में कौन लोग दोषी थे। क्या सरकार ने इसकी पूरी इंक्वायरी कराई? क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने वीर सपूतों को खोया है, भारत की माताओं ने अपने सपूतों को, भारत के लोगों ने अपने भाइयों को खोया है, देश ने एक बड़ा दंश झेला है। कहाँ सुरक्षा की चूक हुई? किसकी लापरवाही थी कि वो हमला हुआ? किसकी लापरवाही हुई कि एक इतनी बड़ी जब मूवमेंट हो रहा है आर्मी का, तो किसकी लापरवाही थी कि एक पास से एक दूसरा वाहन, बम विस्फोटक से भरा हुआ वाहन उसके पास आ जाता है? किसकी लापरवाही थी कि जिस जम्मू कश्मीर में हर 2 किलोमीटर पर इतनी कड़ी निगरानी और चेकिंग है, वो वहाँ पर वाहन, जो विस्फोटक वाहन है, वो कैसे पहुँचा? देश जानना चाहता है और देश की सरकार का कर्तव्य है देश के लोगों को ये बताना। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि लोकतंत्र में जिस वायदे के सहारे राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाती है, वही आगे सरकार में दिखे। केजरीवाल साहब पहले कई बार ये देखते पाए गए हैं, सांसदों और विधायकों के भत्ते, वेतन और सुविधाओं को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज किया। जब एक समाचार पत्र ने अभी दिल्ली की सरकार को आईना दिखाया कि आप जो नौकरियों का इश्तिहार दे रहे हो कि इतने लाख लोगों की नौकरी लगाई, उसकी मात्र 2-3% नौकरियां आपने जो बोल रहे हो उससे 2-3% लगाई। और आपके पास युवाओं को नौकरी देने के लिए नहीं है, आपके पास दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई देने के लिए नहीं है, आपके पास दिल्ली के जो यंग लोग हैं उनको उच्च शिक्षा के अग्रणी संस्थाएं बनाने के लिए पैसा नहीं है, पर विधायकों को पैसा देने के लिए आपके पास पैसा है। मुझे तो याद है केजरीवाल जी कहा करते थे कि वो तो एक ऑल्टो में चलेंगे जी, वो तो दिल्ली की मेट्रो में घूमेंगे जी, वो तो सरकारी मकान नहीं लेंगे जी, वो तो दिल्ली में आम लोगों के साथ रहेंगे जी, वो तो वैगनार में घूमेंगे जी। आज कहाँ गई वो वैगनार? काफिला चलता है, मैंने कई बार देखा, 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता है उनके साथ। कहाँ वो उन्होंने बात की थी कि मैं तो एक कमरे के मकान में रहूँगा जी, पूरे बंगले में रहते हैं। तो जिस तरह से केजरीवाल जी ने लोगों को और दिल्ली के लोगों को विशेषकर भ्रमित किया, झूठ बोला, उसके लिए 60% वेतन में कटौती करें, बढ़ाए नहीं, उस वेतन में कटौती करें। क्यों करें? क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र में जनता के सामने आकर झूठ बोला। उस झूठ की पेनल्टी वो 60% अपने और अपने विधायकों की वेतन में कटौती करके देवे। अब वो गुजरात में भी 300 यूनिट बिजली लेकर पहुंचे हुए हैं, फ्री देंगे। पंजाब का उन्होंने जिक्र किया, हमने कर दिया। गुजरात में कह रहे हैं अगर ऐसा ही मौका मिला तो हम आपको यहाँ भी देंगे। देखिए, उनकी बातों का कोई विश्वास नहीं है।
मैं अभी 3 महीने पूर्व उत्तराखंड में चुनाव हुए, वहाँ पे भी उन्होंने, जहाँ भी जाते हैं पहली बात बोलते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली की कीमतें यहाँ। पहले तो वो बता दे किस राज्य में, जिस राज्य में जाते हैं वो यही बात बोलते हैं। अब गुजरात के चुनाव है वो वहाँ बोल रहे हैं, हिमाचल में भी वही बात बोल के आए कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहीं नहीं है केजरीवाल जी, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा असत्य, झूठ और भ्रम आप और आपकी पार्टी के लोग फैलाते हैं। इसलिए आपके जो लोक लुभावन वादे, आपने कहा था दिल्ली में पूर्ण वाईफाई करेंगे, दिल्ली को पूर्णतः सुरक्षित करेंगे, दिल्ली में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अभी एक समाचार पत्र ने आपकी झूठ की पोल खोली है। तो इसलिए ये इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। जहाँ जाते हैं 2 चीज़ें बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली की कीमत इस राज्य में है और मैं इतनी यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। उसका अर्थशास्त्र बताया उन्होंने, बिजली कहाँ से आएगी, कितने लोगों को फ्री करेंगे, उस स्टेट की इतनी जो स्टेट जीएसडीपी है कि नहीं, बिना सोचे समझे वो बोल देते हैं और उसके बाद लोग उस भ्रम में आके उन पे विश्वास करते हैं और उस विश्वास के कारण लोगों को विश्वासघात सहन करना पड़ता है। ये केजरीवाल का मॉडल असत्य, विश्वासघात और झूठ का मॉडल है। सर, फेडरल स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए केंद्र से कहा कि राज्य को स्वायत्ता दें, वरना डीएमके स्वतंत्र तमिलनाडु के लिए लड़ने के लिए विवश होगा। इस संदर्भ में उन्होंने कई बातों का हवाला दिया। देखिए, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो मोदी जी बार बार बोलते हैं वो एक्चुअली में डिस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म होता जा रहा है। और ये तमिलनाडु की बात नहीं है। अगर आप बंद कमरों में भाजपा के मुख्यमंत्रियों से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा पैसा केंद्र देता नहीं है जीएसटी का बकाया। वो कहेंगे कि हमारे बिना पूछे हमारी जो पुलिसिंग के राइट्स है वो केंद्र ले लेता है। वो कहेंगे कि हमारे बिना पूछे हमारे चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुला लिया जाता है। ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री है, वो इस समस्या से ग्रसित है। तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी भारत के संविधान का प्रियम्बल एक बार पुनः पढ़ें और उसमें जिस फेडरलिज्म की बात कही गई है, उसमें जो संविधान का जो मूल स्वरूप है, जो उस मूल स्वरूप को छेड़ने की, उसको बार बार तार करने का प्रयास ना करें। क्योंकि हर राज्य को संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर राज्य को उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज़, उनकी पावर्स दी हुई है। आप उस राइट्स में हस्तक्षेप करते हो। जब एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जो राज्यों का विषय है, उस पर आप राज्यों के बिना सलाह मशवरा के कानून ले आते हो, फिर आप माफ़ी मांगते हो 9 बजे सुबह आके और उन कानूनों को वापस ले लेते हो। राज्यों की पुलिसिंग का जो राइट्स हैं वो उनसे छीन लेते हो, उनसे बिना सलाह मशवरा किए। एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को बिना उस राज्य के मुख्यमंत्री के आपने दिल्ली बुला लिया। ये इस तरह से टीम इंडिया की जो बात प्रधानमंत्री जी शुरुआत में करते थे, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म है और इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री आपसे सवाल पूछ लेता है, जो उसके यहाँ आप ईडी में बुलवा लेते हो, सीबीआई में बुलवा लेते हो। तो ये जो जिस तरह का गवर्नेंस मॉडल है ना, मैं इसको कहूँगा ये डराने, धमकाने और लोगों की जो पावर्स हैं स्टेट्स की, जो भारत के संविधान ने दी हुई है, उसको लेने का मॉडल है। और इस मॉडल की हर पॉलिटिकल पार्टी, और मैं तो आपको कहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से भी बंद कमरे में पूछना, खुलेआम तो बेचारे डरते हैं वो मोदी जी से, नहीं तो उनको भी हटा दें। वो उनको भी अगर आप बंद कमरों में पूछेंगे तो वो कहेंगे हमारी राइट्स, हमारी पावर्स, हमारी ड्यूटीज़ को केंद्र सरकार झपटने का प्रयास बार बार करती है। लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने और भागवत जी ने और जो देश के अन्य लोगों ने कहा है, उसकी बात को वो सोचेंगे। हर जगह मस्जिद और शिवलिंग और इस तरह की बातें खोजने की बजाय ये खोजेंगे कि मेरा नियरेस्ट स्कूल कौन सा है, मेरा नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, मेरे नियरेस्ट लोगों को रोज़गार कैसे मिल रहा है, मेरे आसपास के लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, उनको अच्छी जीवन शैली कैसे मुहैया कराई पाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। बाकी इन तरह के जो डाइवर्जनरी टैक्टिसेस है, जिससे मुख्य मुद्दों को हटाकर इन मुद्दों पर लाने का जो प्रयास केंद्र सरकार करती है, वो अब फेल हो चुका है। लोगों के सामने वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। से राजनीतिक लड़ाई आपकी भी है, लेकिन जब जिस प्रोटोकॉल का हवाला देकर भाजपा तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जबकि बगल के राज्य आंध्र प्रदेश में जब पीएम पहुंचते हैं तो अगुवाई के लिए सीएम आते हैं।
मुझे ये बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, वो जब गुजरात जाते थे तो कितनी बार नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव करना है? फिर ये सवाल आप हमसे पूछिएगा। कितनी बार वो प्रधानमंत्री जी के आदर्श सरकार और प्रोटोकॉल की उन्होंने स्वयं ने पालना करी? कितनी बार शिवराज सिंह चौहान ने की? कितनी बार वसुंधरा राजे सिंधिया ने की? इन सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री का पद एक दल का पद नहीं होता, ये देश का पद होता है। पर जब प्रधानमंत्री पे रहते हुए व्यक्ति ये बोलते हैं कि शमशान और कब्रिस्तान का कंपैरिजन करने लगते हैं, जब प्रधानमंत्री स्वयं अपनी गरिमा किसी को 100 करोड़ 50 करोड़ की किसी की गर्लफ्रेंड बताते हैं, किसी को दिद्दी और दिद्दी बोलते हैं, किसी को बोलते हैं मैं वस्त्रों का रंग देख के उसका चरित्र बता देता हूँ, तो जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने पद की गरिमा को घटा रहे हों तो उन्हें दूसरों से अपेक्षा नहीं रखनी।